नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए अपन लोग चर्चा करने वाले हैं काव्य शास्त्र का महत्वपूर्ण बिंदु काव्य हेतु। ये देखिए काव्य हेतु अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है व्याख्याता भर्ती के लिए खास तौर से और असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी सभी के लिए। तो देखिए काव्य हेतु का शाब्दिक अर्थ होता है कारण। हेतु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कारण होता है, अर्थात काव्य की उत्पत्ति का कारण कि भाई काव्य की उत्पत्ति कैसे होती है, तो उसे ही काव्य का हेतु कहा जाता है। यानी काव्य की जो उत्पत्ति होती है उसका कारण जो होता है वही काव्य का हेतु कहलाता है। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति में काव्य रचना का सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाले कारण काव्य हेतु कहलाते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति होता है, समझिएगा बात को, कि किसी भी व्यक्ति में काव्य की रचना करने का सामर्थ्य, यानी रचना हर एक से नहीं होती है काव्य की, ध्यान रखना इस बात का कि कोई भी व्यक्ति है उसमें काव्य की रचना का सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाले कारण होते हैं, उसे ही काव्य हेतु कहा जाता है। काव्य जो होता है वो कार्य होता है और हेतु जो होता है वो कारण होता है। क्योंकि काव्य लिखेंगे तो अपन कोई काम करेंगे और हेतु जो होगा वो कारण होगा कि अपन क्यों लिख रहे हैं। जहां पर मस्तिष्क की शक्ति या फिर योग्यता काव्य कहलाती है, यानी अपने मस्तिष्क होता है ना। अब ये तो है नहीं कि आम आदमी कवि होता है या आम आदमी काव्य रचना कर सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कुछ एक मतलब दुर्लभ व्यक्ति होते हैं, तो अपने मस्तिष्क की जो शक्ति या फिर योग्यता काव्य कहलाती है, वहीं काव्य रचना के उद्देश्य उसके प्रयोजन कहलाते हैं। यानी काव्य की रचना क्यों की जाती है? कोई होता है स्वांत सुखाई के लिए, यानी सुख के लिए। आजकल जो काव्य रचना की जाती है, प्राचीन काल में भी देख लीजिएगा, एक आर्थिक कारण भी होता है, यानी धन प्राप्ति के लिए। अतः काव्य हेतु रचना का पूर्ववर्ती कारण है, जबकि काव्य प्रयोजन के उपरांत फल की प्राप्ति, यानी काव्य लिखने के बाद में आदमी को क्या मिलता है, क्या फल की प्राप्ति होती है ना। काव्य प्रयोजन के बाद में, यानी काव्य लिखने के बाद में उसको क्या फल की प्राप्ति होती है, यानी आर्थिक लाभ के लिए लिख रहा है या फिर अपने मन की संतुष्टि के लिए लिख रहा है या फिर कोई किसी और कारण से वो लिख रहा है। बाबू गुलाब राय जी इस आधार पर एक परिभाषा देते हैं कि हेतु का अभिप्राय ये है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। यानी कवि जो काव्य रचना करता है उसमें ये काव्य हेतु बहुत ही सहायता करते हैं। काव्य उत्पत्ति के कारण को काव्य हेतु कहा जाता है। यानी काव्य की उत्पत्ति क्यों होती है इसके कारण को ही क्या कहा जाता है? हेतु। तो सभी संपूर्ण जो बात की जड़ के रूप में यही होता है कि काव्य हेतु किसे कहा जाता है? कारण को। कई बार सीधा सीधा प्रश्न भी पूछ लेता है परीक्षा में कि काव्य हेतु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा काव्य हेतु का शाब्दिक अर्थ होता है कारण। अब देखिए सबसे पहले अगर कवि की परिभाषा जहां पर अपन को मिली वो अग्निपुराणी है, ठीक है। तो अग्निपुराण में लिखा है कि नरत्वम दुर्लभ है, नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र दुर्लभा दुर्लभा कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्ति तत्र दुर्लभा। मतलब है कि इस संसार में, यानी नरत्वम दुर्लभम लोके, लोके मतलब संसार या फिर लोक, यानी इस संसार या लोक में नर तत्व दुर्लभ है, यानी मनुष्य मिलना बहुत ही दुर्लभ है। और उनमें भी विद्वान नर होना और भी ज्यादा दुर्लभ है, विद्या तत्र शय दुर्लभ। तो यानी इस संसार में नर तत्व दुर्लभ है और उसमें भी अगर विद्वान नर ढूंढना हो तो और भी ज्यादा दुर्लभ है, यानी कठिन है। कवित्व तो परम दुर्लभ है, यानी कवित्वम दुर्लभम तत्र, यानी कवित्व कवि का होना तो बहुत ही दुर्लभ है, परम दुर्लभ है। और कविता करने की जो शक्ति है, प्रतिभा है, वो तो और भी ज्यादा दुर्लभ है। यानी कविता करने की शक्ति हर एक आदमी में नहीं होती है, यह बहुत ही दुर्लभ व्यक्तियों में होती है। यानी सैकड़ों हजारों में अपन देखते हैं तब जाकर के एक आदमी अपने को कवि के रूप में मिलता है। तो ये परिभाषा अगर परीक्षा में पूछ ली जाए तो अग्निपुराण की है कि नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र शय दुर्लभा कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्ति तत्र दुर्लभा। ठीक है, ये परिभाषाएं बहुत हैं। बामय आते हैं, बामय का प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य अलंकार जिसमें 6 परिच्छेद हैं, उसमें बामय लिखते हैं कि गुरु उपदेश
यानी गुरु के उपदेश धेतु शास्त्र जड़धी मोड पेलम काव्यम तु जायते जातु कस्यचित प्रतिभावतः। अर्थात गुरु के उपदेश और शास्त्र के अध्ययन करने से तो जड़ बुद्धि भी क्या है कि साधारण काव्य की रचना कर सकता है। यानी जड़ बुद्धि आदमी कोई होता है तो वो गुरु के उपदेश से और शास्त्र का अध्ययन करने से साधारण काव्य की रचना कर सकता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ काव्य की लिखना यानी श्रेष्ठ जो काव्य है उसकी रचना करना किसी प्रतिभाशाली के द्वारा ही की जा सकती है। यानी साधारण आदमी है वो काव्य की रचना नहीं कर सकता है। आचार्य भामह ने प्रतिभा को काव्य हेतु के रूप में स्वीकार किया। यानी प्रतिभा जो है वो किस यानी मुख्य काव्य हेतु तीन होते हैं ना काव्य हेतु, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, उनका भी विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आचार्य भामह हैं उन्होंने प्रतिभा है ना उसी को काव्य का मूल हेतु माना। ये प्रतिभा ऐसी चीज होती है वो हर एक आदमी में होती है, वैसे होती है। कुछ एक लोग तो क्या है कि देखिएगा आप लोग आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, देख रहे होंगे ऐसी ऐसी कलाकृति होती है उनमें, मतलब वो एक उनकी प्रतिभा होती है वो जो दूसरे का मनोरंजन कर सकती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो खड़े खड़े शेर व शायरी बना देते हैं, होता है ना ऐसा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब इस प्रकार से अपने शरीर की भाव भंगिमाएं प्रदर्शित करते हैं कि देखते ही लोच बनता अपना मतलब एक उसको देखने को अपना आकर्षित हो जाते हैं। तो वो हर एक आदमी में क्या होती है प्रतिभा होती है। आजकल गाँव में ये सोशल मीडिया आने के बाद में एक नया ही ट्रेंड शुरू हो गया है कॉमेडियन का, वो आप लोग सभी लोग देख रहे होंगे। यानी गांव में ऐसे ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो बीड़ी को इस प्रकार से पीते हैं, कभी इधर उधर यानी मुंह में अपनी जीवा उसको घुमाते फिराते रहते हैं, फिर भी वो वीडियो गिरती नहीं है और वापिस उसको निकाल करके पीने लग जाते हैं। इस प्रकार की उन लोगों में क्या होती है एक मतलब अलग प्रतिभा होती है ना। कुछ लोग अच्छे डांसर भी होते हैं, वो एक डांस करना भी एक अच्छी प्रतिभा ही होती है आदमी में। कुछ लोग अच्छे गायक होते हैं तो गाने की प्रतिभा होती है। कुछ लोग मतलब खिलाड़ी होते हैं। ये सारी चीजें क्या होती हैं मतलब आदमी में प्रतिभा होती है, ये एक अलग खूबी जिसको अपन बोल सकते हैं ना वो प्रतिभा ही होती है ना। काफी लोग बहुत ही सुरीले यानी बहुत ही अच्छे ढंग से कितना शानदार गाते हैं कि सुनते ही मनता है अगले को, ये बात है, प्रतिभा उसे ही कहा जाता है। आचार्य दंडी कहते हैं काव्यादर्श रचना में कि नैसर्गिक च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्बलम आनंद श्याम भी योगोत्सा कारणम काव्य संपदा है। अर्थात जन्मजात प्रतिभा यानी ये प्रतिभा होती है ना आदमी में जन्मजात होती है। अत्यधिक निर्मल शास्त्रों का ज्ञान तथा अत्यधिक अभ्यास ही काव्य रूपी संपत्ति के कारण होती है। इन प्रतिभा को और शास्त्र ज्ञान यानी व्युत्पत्ति को और अभ्यास को काव्य का हेतु माना है। लेकिन आचार्य दंडी ने कहा है कि प्रतिभा के अभाव में यानी ये जो प्रतिभा है ना इसके अभाव में केवल अभ्यास करने से और सरस्वती के सेवकों की विशेष कृपा अगर रहती है तो उससे मतलब काव्य की रचना नहीं होती है। प्रतिभा का होना बहुत ही आचार्य दंडी उन्होंने प्रतिभा का अभाव माना है। यानी प्रतिभा अगर नहीं भी होती है आदमी में और उन्होंने कहा कि केवल अभ्यास से और शास्त्रीय अध्ययन यानी सरस्वती के सेवकों की विशेष कृपा रहती है तो भी काव्य रचना कर सकता है। तो आचार्य दंडी ने अभ्यास को काव्य का मूल हेतु माना है। एक बार ये परीक्षा में पूछा गया था कि अभ्यास को काव्य का मूल हेतु मानने वाले कौन से विद्वान हैं, तो आचार्य दंडी हैं। उन्होंने प्रतिभा को इतना महत्व नहीं दिया, जबकि प्रतिभा अगर नहीं होती है तो केवल अभ्यास से कुछ नहीं होता है। ये बात तो 100% सत्य है। प्रतिभा, अध्ययन और अभ्यास, अभ्यास को मुख्य काव्य हेतु मानने वाले दंडी हैं। इस बात को आप नोट कीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आचार्य वामन काव्य अलंकार सूत्रवर्ती ग्रंथ में लिखते हैं कि कवित्व बीजम प्रतिभान कवित्व से बीजम, अर्थात प्रतिभा को कवित्व बीज रूप में स्वीकार कर उसे ही काव्य हेतु के रूप में स्वीकार किया। यानी प्रतिभा को कवित्व का बीज रूप में किसने स्वीकार किया है, तो ध्यान रखिएगा वामन के द्वारा स्वीकार किया गया कि कवित्व प्रतिभा को कवित्व का बीज रूप स्वीकार किया। आचार्य रुद्रट ने काव्यालंकार ग्रंथ है उसमें बताया है कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास ये काव्य के 3 हेतु है, परंतु आचार्य रुद्रट ने प्रतिभा के 2 भेद कर दिए। एक तो सहजा, एक उत्पाद्या। सहजा मतलब जन्मजात होती है, जो एक कवि वगैरह होता है ना या लेखक वगैरह जो भी होता है उसमें होती है सहजा तो, और उत्पाद्या अध्ययन करने से प्राप्त होती है, यानी अपन अध्ययन करते रहते हैं उससे प्राप्त होती है। तो ये तो होती है मतलब लेखक या कवि से संबंधित, और ये होती है सहृदय यानी पाठक से संबंधित। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। एक बार पूछा गया था कि प्रतिभा के सहजा और उत्पाद्य भेद किस विद्वान ने बताए, तो आचार्य रुद्रट ने बताए।
आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में लिखते हैं कि उन्होंने प्रतिभा को शक्ति नाम दिया। एक बार ये भी पूछा गया था कि प्रतिभा को शक्ति किसने कहा, तो आचार्य मम्मट के द्वारा कहा गया कि शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्य देव वेक्षणात है काव्य काव्यधि अभ्यास इति हेत चस्तु ध्रुव्यते, यानी शक्ति निपुणता और लोक शास्त्र का अवेक्षण करने से, यानी उसका निरीक्षण अवेक्षण करेंगे और अभ्यास काव्य के हेतु होते हैं। तो उन्होंने प्रतिभा को शक्ति कहा है, उत्पत्ति को निपुणता कहा गया और अभ्यास को मतलब अभ्यास कह करके पुकारा है। तो ये प्रश्न बहुत अच्छा बनता है कि मम्मट ने यानी किस विद्वान ने प्रतिभा को शक्ति कहा है, तो मम्मट ने प्रतिभा को शक्ति कहा है, उत्पत्ति को निपुणता कहा है और निरंतर अभ्यास करने से ये तीनों को ही काव्य का हेतु माना, परंतु प्रतिभा को मूल हेतु माना है। आचार्य राजशेखर ने काव्य मीमांसा ग्रंथ में लिखा है कि प्रतिभा उत्पत्ति मिश्र संवेद श्रेष्ठ इति, यानी प्रतिभा और उत्पत्ति दोनों के संवेद रूप से काव्य के लिए श्रेष्ठकर होते हैं। प्रतिभा और उत्पत्ति दोनों ही संवेद रूप से काव्य के लिए क्या होते हैं, श्रेष्ठकर होते हैं। तो राजशेखर हैं, उन्होंने प्रतिभा के दो भेद बताए हैं, कार्यत्री और भार्यत्री। कार्यत्री का संबंध जन्मजात से होता है, मतलब जिसका संबंध कवि से होता है, और भार्यत्री का संबंध पाठक से होता है, मतलब कविता पढ़ने वाला जो होता है ना, जैसे कवि होते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और अपन उसके पाठक होते हैं। तो ये भार्यत्री अपने अंदर होती है और कार्यत्री कवि के अंदर होती है। ये भी एक बार पूछा गया है कि कार्यत्री और भार्यत्री किसने बताया है प्रतिभा के दो भेद, तो आचार्य राजशेखर के द्वारा बताए गए। हेमचंद्र ने काव्य अनुशासन ग्रंथ में लिखा है कि प्रतिभाष्य हेतु प्रतिभा नवनो में शालिनी प्रज्ञा, ये परिभाषा सीधी सीधी कई बार पूछी गई है परीक्षा में। तो प्रतिभा काव्य का हेतु है तथा नित नवीन रसा अनुकूल विचार वाली प्रज्ञा यानी बुद्धि ही प्रतिभा कहलाती है। तो नवनो वो में शालिनी प्रज्ञा, ये शब्द कई बार पूछा जाता है, ये किसके द्वारा दिया गया है, हेमचंद्र के द्वारा दिया गया है। ठीक है। पंडित जगन्नाथ रस गंगाधर ग्रंथ में लिखा है जगन्नाथ ने कि तस्य च कारणम कविगत्ता केवल प्रतिभा, अर्थात केवल प्रतिभा ही काव्य का मूल या प्रमुख हेतु यानी कारण बताया है। अभिनवगुप्त ने ध्वन्यालोक ग्रंथ में बताया कि प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, यानी प्रतिभा प्रज्ञा का वह रूप होता है जिसमें अपूर्व संतुष्टि करने की क्षमता है और इसी के बल पर कवि काव्य रचना करता है, यानी प्रतिभा के बल पर ही काव्य की रचना होती है। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति जीवितों ग्रंथ में लिखा है कि प्रतिभा प्रथमो भेद समय यत्र वक्रता और शब्द भी देहतास्य स्फूर्ति विभावते, अर्थात प्रतिभा वह शक्ति होती है जो शब्द और अर्थ के अपूर्व सौंदर्य की सृष्टि करती है, यानी शब्द और अर्थ होते हैं उनके अपूर्व सौंदर्य की वो सृष्टि करती है, नाना प्रकार के अलंकारों उक्ति व चित्रों आदि का वो विधान भी करती है। तो ये आचार्य कुंतक के द्वारा दी गई है। नगेंद्र की परिभाषा कई बार पूछी जाती है प्रतिभा की कि प्रतिभा को असाधारण कोटि की मेगा मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र हैं, प्रतिभा को असाधारण कोटि की मेगा मानते हैं और कहते हैं कि प्रतिभा को नीरस और साधारण वातावरण बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, वह असाधारण वातावरण में खुल करके खेलती है, प्रतिभा होती है वो। अब देखिए प्रतिभा, पहला काव्य का हेतु। प्रतिभा काव्य का मूल या प्रमुख हेतु है, ये तो आप लोगों ने सबको पता है। प्रतिभा ईश्वर प्रदित होती है, यानी हर एक में नहीं होती है, वो जन्मजात होती है, ईश्वर प्रदित होती है। प्रतिभा नवसालिनी प्रज्ञा, अभी अपन ने पढ़ा था पीछे। प्रतिभा के बल पर ही कोई काव्य का सर्जन कर सकता है, यानी बगैर प्रतिभा के तो काव्य रचना हो ही नहीं सकती है। प्रतिभा वह मानसिक क्षमता होती है जो नवीन वस्तुओं की रचना की स्फूर्ति प्रदान करती है, यानी नवीन नए नए शब्द लाते हैं, नए नए शब्दों का विधान होता है अपने दिमाग में, उसके माध्यम से कवि होता है वो काव्य की रचना करता है। अब अपन ने पीछे पढ़ा था वामन ने कवित्व बीजों प्रतिभा, यानी प्रतिभा को काव्य का बीज माना है। मम्मट ने प्रतिभा को शक्ति कहा है, यानी शक्ति ही कवित्वम बीज रूपम संस्कार विशेष है, अर्थात प्रतिभा को शक्ति कहा है और ये शक्ति कविता का बीज रूप में माना है। तो ये अच्छा प्रश्न बनता है कि प्रतिभा को शक्ति किसने कहा, तो मम्मट ने कहा है। इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। अभिनव गुप्त ने प्रतिभा के दो भेद अलग से बताए हैं कि आख्या वह स्वयं प्रतिभा यानी मतलब कवि में होती है और उपाख्या सहृदय यानी पाठक में होती है। यानी जिसने भी जो दो वेद बताए हैं जिस भी विद्वान ने, तो पहला भेद ध्यान रखना हमेशा कवि के रूप में होगा और दूसरा भेद अपने लिए मतलब पाठक के लिए होगा। वही रुद्रट की सहजा और उत्पाद्या जन्मजात शक्ति कवि में होती है,
और उत्पाद्य ये श्लोक शास्त्र का अध्ययन करने यानी सहृदय पाठक से संबंधित होती है। राजशेखर ने कार्यत्री और बाह्यत्री ये जन्मजात होती है, मतलब कवि से संबंध होता है, और बाह्यत्री होती है इसका संबंध सहृदय पाठक से। तो ये अच्छे प्रश्न बनते हैं यहाँ पर। राजशेखर ने कार्यत्री बाह्यत्री, रुद्र ने सहजा उत्पाद्या, अभिनव गुप्त ने आख्या और उपाख्या, मम्मट ने प्रतिभा को शक्ति कहा है। बस प्रतिभा में इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। व्युत्पत्ति मतलब अध्ययन करने से होती है, यानी सामान्यतः किसी शब्द की रचना का ज्ञान व्युत्पत्ति कहलाता है, परंतु यहाँ पर व्युत्पत्ति का शाब्दिक अर्थ निपुणता, पांडित्य या फिर विद्वता से ग्रहण किया गया है। निपुणता होती है, पांडित्य होता है या फिर विद्वता यानी विद्वान होते हैं। मम्मट ने क्या कहा है देखिएगा, मम्मट ने व्युत्पत्ति को निपुणता कहकर के पुकारा है कि शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्य दे वेक्षणात है, यानी व्युत्पत्ति को निपुणता कह करके पुकारा है। अच्छा प्रश्न बनता है कि मम्मट ने व्युत्पत्ति को क्या कहा है, निपुणता, और प्रतिभा को क्या कहा है, शक्ति कहा है। ठीक है। राजशेखर ने उचित अनुचित का विवेक ही उत्पत्ति को बताया है, यानी उचित अनुचित का विवेक ही उत्पत्ति कहलाता है। यह भी कई बार पूछा जाता है, यह राजशेखर के द्वारा कही गई है, जो कि प्रतिभा को कार्यत्री और बाह्यत्री नाम दिया था। इसी प्रकार इसे व्युत्पत्ति कहा जाता है। रुद्रट उन्होंने छंदों, व्याकरण, कला और लोक स्थिति, पद पदार्थ और विज्ञानात युक्त युक्त विवेक व्युत्पत्तिरम, मतलब यहाँ पर रुद्रट हैं वो कहना चाहते हैं कि छंद, व्याकरण, कला, पद और पदार्थ यानी शब्दों को लिखने का मतलब, वहां पर उचित और अनुचित के सम्यक ज्ञान को ही व्युत्पत्ति कहते हैं। कि आदमी को जो काव्य रचना करता हो उसको पता होना चाहिए कौन सा छंद यहाँ पर सही रहेगा, कौन सा पद यहाँ पर सही रहेगा, यहाँ पर किस शब्द को लिखना बहुत उचित या अनुचित रहेगा, वो बातें होती हैं इसमें व्युत्पत्ति में। ठीक है। और सहजा और उत्पाद्य इन्होंने रुद्रट के द्वारा प्रतिभा के दो रूप बताए थे। शास्त्रीय व्युत्पत्ति का मतलब होता है ये व्युत्पत्ति शास्त्रों के अध्ययन एवं अनुशीलन से अपन को प्राप्त होती है, यानी शास्त्रों का अध्ययन करते हैं ना, जैसे अपन किताब पढ़ते रहते हैं काव्य शास्त्र, व्याकरण वगैरह, जिससे कि अपनी अशुद्धियां ना हो और अपने को छंदों, अलंकारों, रसों आदि का ध्यान रहे। तो इससे काव्य में सौंदर्य का समावेश होता है। अगर अपन पढ़ते ही नहीं है और यूं ही मान लो कोई प्रतिभावान व्यक्ति है, अनपढ़ है, वो बोल तो सकता है परंतु वो काव्य लिख नहीं सकता है, तो काव्य लिखने के लिए भी बहुत मगजमारी करनी पड़ती है। और लौकिक व्युत्पत्ति, ये व्युत्पत्ति लोक के निरीक्षण से होती है, यानी जनता को किस प्रकार का काव्य पसंद आ रहा है उस हिसाब से भी लिखना बहुत जरूरी होता है। अभ्यास, तीसरा हेतु होता है अभ्यास। किसी भी कार्य का बार बार दोहराव करना ही अभ्यास होता है, यानी अभ्यासी। वामन क्या कहते हैं कि अभ्यासो ही क्रमशु कौशलम भावाहिति, यानी अभ्यास के द्वारा ही कवि क्रम में कुशलता प्राप्त की जाती है, यानी अभ्यास के माध्यम से ही आदमी कवि के क्रम में कुशल होता है। यानी बार बार अभ्यास तो करना ही पड़ता है, अगर अपन लोग बार बार नहीं पढ़ेंगे तो अपने भी यादें नहीं होगा। अब दंडी जो हैं उन्होंने अभ्यास को काव्य का मूल हेतु मान लिया है। उनका मानना है कि प्रतिभा और उत्पत्ति के अभाव में भी केवल अभ्यास करने से भी व्यक्ति काव्य रचना करने में कुशल हो सकता है, जबकि ये बातें नितांत गलत है। परंतु ये प्रश्न एक बार यूं पूछा था कि अभ्यास को किस आचार्य ने काव्य का मूल हेतु मान लिया, तो दंडी है, और दंडी के साथ में दो चार और भी हैं। तो ये दोहा आप लोगों ने जगत प्रसिद्ध पढ़ा भी होगा कि करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जाते शिल पर परत निशान। तो आप लोग व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए मुझे आशा ही नहीं, आप पर पूर्ण विश्वास है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में जरूर बताएं ये दोहा किसका है, देखते हैं कि कितने एक विद्वान है। सही है ना, जरूर बताइएगा, आप खोज के बता दीजिएगा। कम से कम आप किसी किताब में देख के बताओगे तो कम से कम अब तो याद हो जाएगा, परीक्षा में तो गलत नहीं होगा, वरना वहीं पर गलत कर दोगे। आचार्य एक मंगल भी हुए हैं और खुसरो भी हुए हैं, उन्होंने भी अभ्यास को अधिक महत्व दिया है। और इसके अतिरिक्त चौथा काव्य हेतु एक और भी होता है, जिसको अपन समाधि कहते हैं या फिर अवधान भी कहा जाता है, यानी मन की एकाग्र चित्ता होती है, उसको समाधि कहा जाता है। यानी कहते हैं ना कि साधु सन्यासी वो समाधि में बैठे हैं तो वो मन की एकाग्र चित्ता, तो मन एकाग्र चित्त होकर के अगर आप लोग 2 या 3 घंटे भी 24 घंटों में पढ़ते हो ना तो बहुत ज्यादा है, बहुत काफी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 3 घंटे बहुत होते हैं, समझ रहे हो ना, वरना ये मत समझ लेना कि मैंने 3 घंटे ही क्यों कहा है, हम तो 8-8 घंटे बैठे रहते हैं। वो किताब हाथ में रहती है, दिमाग कहीं और पे रहता है, उसको एकाग्र चित्ता नहीं कहा जाता है कि इसमें कौन सा वीडियो आ गया, सपना किस वीडियो पे अच्छा डांस कर रही है, वो वाले नहीं है। तो आसान है कि आप लोगों को ये काव्य हेतु आराम से समझ में आए गए होंगे। सीधा सीधा एक प्रश्न आता है और किस प्रकार से डीपली अगर अगला जाना चाहता है वो भी मैंने सारा आपको बता दिया है कि किसने प्रतिभा को क्या नाम दिया है, किसने क्या परिभाषा दी है, किसने
किस काव्य हेतु को मुख्य माना है, वो सारी चर्चा कर ली है। कोई ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, आराम से आप लोगों की समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि ये हार्ड नहीं है, आराम से समझ में आने वाली चीज़ें हैं। 2 4 5 बातें मैंने जो आपको बताई है ना, जैसे कि प्रतिभा को राजशेखर ने कार्यत्री भार्यत्री, रुद्रदत्त ने सहजा उत्पाद्या, अभिनव गुप्त ने आख्या और उपाख्या, मम्मट ने शक्ति रूप कहा है, कवित्व बीज यानी मम्मट ने प्रतिभा को शक्ति कहा है, वामन ने कवित्व बीज रूप में बताया यानी प्रतिभा काव्य का बीज माना गया है। यही तो छोटी छोटी बातें हैं। नगेंद्र की है कि प्रतिभा उसको साधारण कोटि की मेगा मानते हुए कहा है कि निरस और असाधारण साधारण वातावरण इसे अच्छे नहीं लगते हैं, बल्कि वो तो असाधारण वातावरण में खुल करके खेलती है। तो धन्यवाद दोस्तों, और अन्य वीडियोज आपको चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, जिस पे भी आपको मिलते रहेंगे। और आप लोग एक बार अपने नोट्स से पढ़ लेना, एक बार वीडियो सुन लेना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हो। धन्यवाद।